नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 20 जुलाई है। देखो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें जब स्टाफ की कमी होती है तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब होता है कि ये जो भर्ती होती है वो 11 महीने सम डेज के लिए होती है, लेकिन 1 साल लगभग पूरा होने के बाद जो आपका टेन्योर है वो समाप्त हो जाता है। तो अगर विद्यालय चाहे तो आपका टेन्योर बढ़ा सकता है, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अगले साल पे रिन्यू हो जाता है। या फिर हो सकता है कि अगर आप छोड़ दें, आपको कोई परमानेंट जॉब मिल गई, आपने छोड़ दिया, तो फिर उस पर नए कॉन्ट्रैक्ट टीचर की भर्ती की जाती है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि कभी न कभी और लगभग हर लेवल पर शिक्षकों की जो कमी है वो बनी रहती है। और कभी कभी तो अस्थायी भर्तियाँ हो जाती हैं, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो केवीएस की जो एलिजिबिलिटी होती है पीजीटी टीचर के लिए, वो यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप पीजीटी के लिए, केवीएस में पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि संबंधित जो विषय है उसमें 50% अंकों के साथ आपने पीजी किया हुआ हो और आपने बीएड किया हुआ हो, हिंदी और अंग्रेजी में आप पढ़ा पाते हो। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किस विषय के लिए अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो किस विषय से आपकी पीजी होनी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में अगर आप पीजीटी के तौर पर काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपकी पीजी होनी चाहिए। लेकिन अगर हिंदी में काम करना चाहते हैं तो हिंदी या संस्कृत दोनों में से किसी एक पर भी अगर आपने पीजी किया हुआ है, लेकिन हिंदी आपने पढ़ा हुआ हो स्नातक लेवल पर, तो आप हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम एज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बाकी विषयों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। पूरी पीडीएफ आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि केवीएस टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो केवीएस टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट्स आर कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीडेट। तो यहाँ पर देखो क्या मामला है कि अगर आप टीजीटी के तौर पर काम करना चाहते हैं तो 2 एलिजिबिलिटी पहले आपकी डिसाइड की जाएगी। पहली तो ये कि आपका जो रिजल्ट है वो 50% प्लस होना चाहिए, मतलब या तो 50% हो या फिर 50% प्लस हो। साथ ही साथ जिस विषय में आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं उस विषय में या उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी, जैसे मान लेते हैं अगर आपने सोशल साइंस में आवेदन किया हुआ है तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा ना, तो उसमें भी कम से कम 50% मार्क आपका होना चाहिए। पहली तो कंडीशन ये है। दूसरी बात ये कि आपने बीएड किया हुआ हो और सीटीईटी का पेपर सेकंड जो है वो आपने पास किया हुआ हो, ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने में आपको दिक्कत ना हो। और जैसे कि यहाँ पर देखो एक एलिजिबिलिटी और भी है कि टीजीटी में अगर आप इंग्लिश तौर पर काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपने 3 साल ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो, ग्रेजुएशन में आपने 3 साल इंग्लिश पढ़ा हुआ हो। हिंदी में भी फिर वही है कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। केवीएस टीजीटी एसएसटी में क्या है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर केवीएस टीजीटी साइंस में क्या है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। केवीएस टीजीटी संस्कृत में क्या होना, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, और मैथ में भी वही है। तो इस प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी बताई गई है, जैसे केवीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024-25 प्राइमरी टीचर के लिए, तो बस वही है जो कि अभी आपको पता है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बस वही अभ्यर्थी जो है प्राइमरी में टीचिंग कर पाएंगे जिन्होंने डीएलएड या फिर डीएलएड के तरह का कोई कोर्स किया हुआ हो, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जो है डीएलएड कोर्स का नाम अलग अलग रखा गया है। कहीं पर इसे अभी भी डीएड कहा जाता है, कहीं डीएलएड कहा जाता है, और अब तो इंटीग्रेटेड डीएलएड भी शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी दी गई है। अब चलते हैं कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो किन विषयों के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पीजीटी में इकोनॉमिक्स है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी में इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का पद है। प्राइमरी टीचर का भी पद है। कंप्यूटर अनुदेशक, योग प्रशिक्षक, नर्स, काउंसलर, कोच विशेषज्ञ क्रीड़ा और स्पेशल एजुकेटर का पद है। तो ये वैकेंसी आई कहाँ से है, तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स आई हुई है केंद्रीय विद्यालय माती, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और इसके जो आपका इंटरव्यू होगा वो कब होगा, तो 20 जुलाई 2024 को प्रातः 8 बजे आपको पहुँच जाना है, 20 जुलाई को। अब फॉर्म भरने के लिए आपके पास समय नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और फिलअप करके आप साथ लेके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, 2 बातें लिखी गई हैं कि इच्छुक अभ्यर्थी अर्हता संबंधी और अन्य जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट पर चले जाएँ, देख लें, और दिनांक 18 जुलाई सायं 8 बजे तक अपना फॉर्म विद्यालय में जमा करें, या
साक्षात्कार के समय साथ में लेकर आएँ, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 19 तारीख को मत जाइएगा, मतलब 19 को तो आपका शुरू ही हो रहा है, 20 तारीख को, तो 19 को कुछ नहीं होगा। 18 तक अगर आप 8 बजे तक चाहें तो फॉर्म अपना स्कूल में जमा कर दें, या फिर लेके जाइए। अगर आप दूर से हैं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप लेके जाइए। और हर हालत में आपको जो इंटरव्यू वाले दिन प्रातः 9 बजे तक प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो मतलब ये है कि 9 बजे के बाद आपको जो है प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। चयन समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। इंटरव्यू के लिए कोई भी यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता दे नहीं होगा, और इंटरव्यू के लिए प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य लेकर आएँ। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट यही है। फार्म जो है ये तीसरे नंबर पर है, तो आप ये फार्म यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात और भी है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर ना, तो मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली आप पहुँच पाएंगे इस वेबसाइट तक। और ये तीनों PDF जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो तीनों PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, और तीनों PDF आप मतलब टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही जो है फॉर्म है, और यही आपको भर के लेके जाना है, या फिर अगर आप चाहें तो पहले भी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ी खबर निकल के आ रही है B.Ed वर्सेस BTC के मामले में छत्तीसगढ़ से। वहाँ पर क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। आपको एक बात पता होगी कि जब 11 अगस्त 2023 वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके पहले से प्रक्रिया जो थी वो चल रही थी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें B.Ed वाले भी एलिजिबल थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो B.Ed वाले अभ्यर्थी थे, मतलब कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो छत्तीसगढ़ का जो इंटरव्यू शुरू हो रहा था प्राइमरी टीचर के लिए, उसमें B.Ed वाले भी शामिल हो रहे थे। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने B.Ed वालों को इंटरव्यू में, या काउंसलिंग जिसको आप कहते हैं, तो काउंसलिंग में शामिल होने से रोक लगा दिया था। और इसके बाद जो बच्चे थे वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग जो है फ़िलहाल दे सकते हैं। तो उनकी काउंसलिंग हुई थी और नियुक्ति भी हो गई थी। लेकिन ये जो मामला था अभी गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है। अगली सुनवाई इस पर 28 जुलाई को होनी है। तो फिलहाल अभी एक हाल ही में सुनवाई हुई है, और इसमें हाई कोर्ट ने ये माना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, हम उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और बिल्कुल जो है प्राइमरी टीचर बनने के लिए केवल D.Ed वाले ही एलिजिबल हैं, केवल वही योग्य हैं। B.Ed वालों को मतलब इसमें एलिजिबल नहीं माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हम भी इसको अलाउ नहीं करेंगे। और फिलहाल इस पर जो अगली सुनवाई है, तो सारी बातें तो क्लियर हैं। तो आखिर मामला क्या है? मामला ये है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक फ़ैसला और आया था, जिसमें जो 11 अगस्त 2023 का मामला था उसको इस परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या दी गई थी कि ये मामला रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रॉस्पेक्टिव होगा। प्रॉस्पेक्टिव का मामला होगा मतलब कि ये जो लागू होगा ये पुराने मतलब 11 अगस्त 2023 के पहले से जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर भी लागू होगा, या फिर 11 अगस्त 2023 के बाद जो भर्तियां हो रही हैं उन पर लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि विशेष परिस्थितियों में ये जो फैसला है वो 11 अगस्त 2023 के बाद वाले मामले पर लागू होगा, और इसके पहले जो नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं जिनको, उन पर ये मामला लागू नहीं होगा, ये बात कही गई थी। अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या मामला है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया थी वो तो 11 अगस्त 2023 के पहले शुरू हो गई थी, लेकिन जो नियुक्ति पत्र मिला है वो बाद में मिला है इनको, और वो भी इनको मतलब काउंसलिंग में शामिल जब नहीं हो पा रहे थे हाई कोर्ट के आदेश पर, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आए थे। उसके बाद फिर इनको नियुक्ति पत्र मिल गया, और वर्तमान समय में तो ये जॉब भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना ये है कि अब ये जो मामला है छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें नियुक्ति पत्र भले ही 11 अगस्त 2023 तक नहीं मिला है, लेकिन इसमें जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है 11 अगस्त 2023 के पहले ही। तो इस पर अब अगली सुनवाई जो है जब होगी उसके बाद ही मामला क्लियर होगा। फिलहाल एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो B.Ed वाले हैं उनके प्राइमरी में जॉब करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अलग अलग स्टेट में कहीं कहीं पर तो राहत मिल गई है, जैसे कि जहाँ पर ये मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है कि चलो आपके यहाँ जो भर्ती आई थी प्राइमरी में उसमें B.Ed वाले शामिल थे, लेकिन उनका नियुक्ति पत्र मिल चुका है 11 अगस्त 2023 के पहले, तो चलो उनका मामला तो ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ पर नियुक्ति पत्र का वितरण 11 तारीख के बाद हुआ, 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ, और पूरी प्रक्रिया पहले ही निपटा ली गई थी, तो वहाँ पर क्या होगा, तो इस पर अभी डिसीजन आना शेष है। वास्तव में एक बड़ा डिसीजन है, और इससे एक बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी होंगे वो फिलहाल प्रभावित तो होंगी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और बात करेंगे यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के बारे में।
तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो क्रेट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। कुल 47 विषय हैं और इसमें 1182 सीटें हैं। 12 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो छोटी सी न्यूज़ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा यानी कि क्रेट 2024 के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुक्रवार से शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। लेवल 1 की प्रवेश परीक्षा प्रयागराज के केंद्रों पर ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षाएं होंगी और कुछ अभ्यर्थियों को लेवल 1 से छूट मिलेगी। तो किनको मिलेगी? जैसे कि क्रेट 2024 के अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों में 47 विषयों की जो 1182 सीटों पर दाखिला होगा, तो इसमें 674 सीटें तो सीधे आपकी विश्वविद्यालय में ही हैं। और ये जो शिक्षक वार्ड और आर्म्ड फोर्सेज के अभ्यर्थी होंगे इनको लेवल 1 से छूट मिलेगी, लेकिन जो नेट जेआरएफ वाले हैं उनको भी लेवल 1 में शामिल होना पड़ेगा। तो छूट केवल मिल रही है शिक्षक वार्ड को और आर्म्ड फोर्सेज कोटे के अभ्यर्थियों को, लेकिन लेवल 2 की परीक्षा में सभी को शामिल होना पड़ेगा। लेवल 1 की परीक्षा में 300 अंकों के 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में 2-2 अंक के 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसमें 25 सवाल रिसर्च मेथोडोलॉजी और 25 प्रश्न विषय पर आधारित होंगे। गलत जवाब देने पर नकारात्मक नहीं मिलेंगे। दूसरे पेपर में वही रहेगा, अति लघु लघु और विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग इस न्यूज़ को थोड़ा सीरियसली लें और आवेदन की प्रक्रिया शुरू करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा में लगभग सभी को शामिल होना होगा। आरओ पेपर लीक करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो पूरा मामला था वो कई स्टेट से जुड़ा हुआ था, यूपी से, बिहार से और भी पता नहीं कहाँ से। तो इसको देखते हुए अब फिलहाल पुलिस ने ये निर्णय लिया है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा रैकेट इसमें काम कर रहा था और लगभग 16 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है, तो इनको अब गैंगस्टर में बदला जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। मतलब ये जो पूरा एक गैंग है ना वो काम कर रहा है, क्योंकि यह एक अंतर्राज्यीय गैंग माना जाएगा, क्योंकि इस पर इतने लोग अगर शामिल नहीं होते तो ये पेपर आउट कैसे होता। आपने देखा था कि कोई कहाँ से, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है और कोई कहाँ का रहने वाला, कोई कहाँ का रहने। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक पूरी जो गैंग इस पर काम कर रही थी। तो यही वजह है कि अब इस पर गैंगस्टर लगाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। और एक न्यूज़ और भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। हाई कोर्ट में याची ने कहा कि पीसीएसजे की कापियों की अदला बदली बड़ा भ्रष्टाचार। अब देखो सही सी बात तो यहाँ पर ये है कि अगर ये मामला कोर्ट में नहीं आता और न्यूज़पेपर में नहीं आता तो शायद आपको और हमको तो पता भी नहीं चलता। कोई मुख्य परीक्षा में कापियाँ चेंज भी हो सकती हैं। एग्जैक्टली बताओ कि आपको भरोसा था मतलब क्या कि ऐसी न्यूज़ कभी सुनने को मिलेगी कि जो आप मेंस लिख कर आएंगे उसमें काफ़ी बदल जाएगी। गलती किसी भी लेवल पर हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर अभ्यर्थी यहाँ पर जागरूक ना होता, उसको इतना कॉन्फिडेंस ना होता कि चलो भाई मतलब हमको तो इतने अंक मिलने चाहिए थे, हमको इतने ही कैसे मिले, इतना उसे कॉन्फिडेंस ना होता तो वो मामले को चैलेंज क्यों करता है। मामले को चैलेंज ना करता तो अंततः उसे अपनी कापी नहीं मिलती। और इतना बड़ा जो एक ब्लंडर हो गया वो यहाँ पर मतलब शो ऑफ नहीं होता, लोग इसे देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो इसीलिए यहाँ पर जो सुनवाई चल रही है, यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहा है कि जो पूरा मामला है उसको जनहित याचिका में बदला जाए। ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये जनहित याचिका में इसे बदला जाना चाहिए। तो यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने सुनाया है। क्या आदेश सुनाया है? उन्होंने कहा है कि पीसीएसजे 2022 परीक्षा की कापियों की अदला बदली बड़ा भ्रष्टाचार है, इससे हजारों छात्रों का हित प्रभावित हुआ है, इसलिए मेरी याचिका को जनहित याचिका में बदला जाए। यह कहना है याची श्रवण पांडे का। याची की मांग पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जवाब दाखिल करने का वक्त मांगा। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयोग को 3 हफ्ते की मोहलत दी है। मतलब ये जो जनहित याचिका में बदला जाना है, इस पर यूपीपीएससी ने 3 सप्ताह का समय मांगा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयोग को 3 हफ्ते का समय दिया हुआ है। तो हालांकि कापियाँ बदले जाने के खुलासे का हवाला देते हुए याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नकवी ने पूरक हलफनामे के साथ संशोधन अर्जी दाखिल की थी। साथ ही सेवा मामले की मौजूदा याचिका को जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की मांग की थी। तो दलील दी गई कि भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार से परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता से बड़ा सवाल हो गया है। यह मामला हजारों छात्रों से जुड़ा हुआ है, तो इसे जनहित याचिका में बदला जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने याची की इस मांग को गैर जरूरी बताते हुए कहा था कि हर पीड़ित के लिए अदालत का दरवाज़ा खुला है। जो भी पीड़ित हैं वो खुद अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल अब इस पर जो अगली सुनवाई है उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इस पर क्या हो रहा है।
तो फ्रेंड्स ये आज की न्यूज अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि जीवन के कुछ बहुत ही अकाट्य सत्य होते हैं, इनको जानकर आप पूरी दुनिया को अपनी फिंगर टिप पर नचा सकते हैं। तो जीवन की जो डार्क साइकोलॉजी है उसको समझने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ को बहुत ही तगड़े तरीके से बदल सकती हैं। अपनी वैल्यू अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पहले कमेंट में। इसको जाके इसके बाद तुरंत वॉच कीजिएगा। एंड स्क्रीन पर भी आपको मैं लगा दूंगा इसको, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ही शानदार है, एक बार देखिएगा, आपको एग्जैक्टली फील होगा कि आपकी तमाम समस्याएं हल हो रही हैं और आप अंत में ज़रूर कहेंगे कि पूरा वीडियो देख के तो मज़ा आ गया। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।